स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री और राजनीतिक शास्त्र में से राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर, भारत की विदेश नीति। तो पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कृष्णा, अभी हैंड रेस करके क्या मतलब? मुझे स्टार्ट तो करने दो, उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो बाद में हम क्लियर करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है भारत की विदेश नीति। उसमें से जो हम पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है अर्थ तथा महत्व, राष्ट्रीय हित संबंध और विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक। विदेश नीति के बारे में पढ़ाने से पहले मैं जैसा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि विदेश नीति होता क्या है। विदेश नीति के अंतर्गत क्या, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे कि अब बेसिक नॉलेज लिया जाए तो जैसे हम आस पड़ोस का देखा जाए, अगर अपने आस पड़ोस में ही देखा जाए, और थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ फिर मैं जाके अपने टॉपिक पे आती हूँ। आस पड़ोस में बच्चों अगर देखा जाए तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता, किसी ना किसी काम से कोई ना कोई हमारी जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें अपने पड़ोसियों के घर जाना पड़ता है, हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। अगर ये बोलो कि नहीं हम अकेले रह लेंगे, हम सारा अरेंजमेंट अकेले कर लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। किसी ना किसी काम से हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं, किसी और मतलब हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, इनसे जो हम एक संबंध बना के रखते हैं वो हमारी जरूरत है। मतलब हम हम अब खुद के ऊपर मतलब कि जीवन जीने के लिए हम दूसरे के ऊपर अवलंबित रहते ही हैं। जैसा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें जरूरत पड़ती ही है। ये तो रहा, मैं एग्जांपल दे रही थी हमारे जिस हम जी रहे हैं उस चीज को लेके। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, भारत की विदेश नीति। सेम उसी तरह से जो अपना भारत देश है, भारत देश नहीं अन्य देश भी, हर देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हर देश को हर दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है, उस पे अवलंबित रहना पड़ता है। उसे ही हम विदेश नीति कर बोलते हैं कि मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है देश को आगे बढ़ाने में। फिर उसके लिए विदेश नीति डिसाइड करते समय हमें किस किस चीज में, किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और क्या क्या हमें प्रोटेक्शन लेने पड़ते हैं अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो है विदेश नीति का अर्थ तथा महत्व। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के घटक होते हैं। कोई भी राष्ट्र सही अर्थों में स्वयं पूर्ण नहीं होता। क्या बोलते हैं? भारत नहीं, जितने भी देश हैं, हर देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं पूरी तरह से विकसित हो चुका हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र नहीं है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में परस्परावलंबन होता है, किंतु यह परस्परावलंबन कुछ गिने चुने देशों के लाभ अथवा हितों के लिए नहीं होना चाहिए। वह प्रत्येक राष्ट्र के हित के लिए हो, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। बोलते हैं कि कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि हम पूरी तरह से विकसित है, हमें दूसरे देश की जरूरत है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक राष्ट्र को, हर एक देश को एक दूसरे देश की जरूरत, एक दूसरे राष्ट्र की, दूसरे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हर देश एक दूसरे पर अवलंबित है। परस्परावलंबन का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड रहना। वह प्रत्येक राष्ट्र के हित के लिए बोलते हैं। ठीक है, हर देश एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन जो हम संबंध बनाते हैं वो प्रत्येक राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके घर में पड़ोसियों से अगर किसी के साथ संबंध बना रहे हो, कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप उससे दोस्ती की हो तो आपका नुकसान हो जाए।
ऐसा संबंध कोई नहीं बनाना चाहता। तो सेम उसी तरह भारत देश अगर कोई विदेश नीति करने जा रहा है, किसी देश के साथ संबंध बनाने जा रहा है, तो वो अपने राष्ट्र के हित के लिए, मतलब अपने देश के हित के लिए कर रहा है, ताकि उसके देश का विकास हो, उसका देश और आगे बढ़े, इस तरह से वो प्रयास करता है। कौन से राष्ट्र के साथ मित्रता करे, कौन से गुट में शामिल हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में कौन सी भूमिका ले, आदि के संबंध में प्रत्येक देश को निर्णय लेने पड़ते हैं। बोलते जैसे हम स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ कि हर देश एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, हर राष्ट्र एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। अब जब एक दूसरे राष्ट्र के साथ मित्रता करने जाता है तो बहुत सोच समझ के करता है। कहाँ? आर्थिक रूप से मजबूती चाहिए हमको, तो हमें ऐसी दोस्ती करनी है, ऐसे देश के साथ हमें विदेश नीति तय करनी है जिसके साथ हमारा विकास हो और हमारा देश आगे बढ़े। तो इस संबंध में प्रत्येक देश को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे निर्णय बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। इसी वैचारिक चौखट को विदेश नीति कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अपनी विदेश नीति निर्धारित करते, बोलते प्रत्येक राष्ट्र, भारत ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं, सब अपनी अपनी विदेश नीति निर्धारित करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका हर राष्ट्र के साथ संबंध अच्छा हो और वह धीरे धीरे आगे बढ़े। संबंध अच्छा रहता है मतलब अपने देश को आगे जाने में एक सपोर्ट मिलता है, एक सहयोग मिलता है। इसलिए राष्ट्रों के विदेशी संबंधों का अध्ययन करने वाली अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति को बहुत महत्व प्राप्त है। राष्ट्रहित संबंध, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राष्ट्रहित संबंध, अब हम क्या बोलेंगे कि राष्ट्रहित, हम जो भी संबंध बनाते हैं दूसरे देशों के साथ, जो भी दोस्ती का संबंध बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारे देश के हित की। हमारे राष्ट्रहित के अंदर क्या क्या आ जाते हैं आपको पता है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मतलब एवरीथिंग आ जाता है इसके अंदर, कि हमारे देश का पूर्ण रूप से विकास हो। अपने राष्ट्र का हित सोच के, अपने राष्ट्र के बारे में अच्छा सोच के ही हम दूसरे देशों के साथ विदेश नीति तय करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का बहुत ही निकट का संबंध होता है। राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन विदेश नीति द्वारा किया जाता है। बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय नीति, जो हम विदेश नीति तय करते हैं, जो संबंध बनाते हैं, वो अपने देश से रिलेटेड होता है। इसीलिए हम करते हैं ना, कि हमारे देश का और अच्छा हो जाए, अच्छा तो है और अच्छा हो और मामले में आगे बढ़े। तो संबंध बनाते समय हम अपना संवर्धन भी करते हैं, मतलब अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देते हैं। राष्ट्रीय हित संबंध से तात्पर्य अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व, संपन्नता को सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली उपाय योजना। मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि राष्ट्रीय हित के अंदर सब कुछ आता है। अपने देश की सुरक्षा आती है, आर्थिक विकास आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आता है। तो राष्ट्रीय हित से तात्पर्य क्या होता है कि अपने देश की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे। हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जो हमें बहुत टाइम के बाद मिली है, वो बना रहे। हमारे देश में हमारा देश संपन्न रहे। इसको सुरक्षित रखने के लिए और कौन-कौन से प्रयत्न किए जा सकते हैं, अच्छी-अच्छी टेक्निक लाई जा सकती है, ये सारी उपाय योजनाएँ की जाती है। अपने राष्ट्र के लिए क्या लाभप्रद और क्या उचित है, इसका विचार कर जब निर्णय लिए जाते हैं, तब उसे राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन कहते हैं। ये राष्ट्रीय हित के अंदर आता है, मतलब हमारे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है और क्या उचित है, क्या हमें करना चाहिए, इन सब का विचार इसके अंतर्गत किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित संबंधों में निम्न घटकों का समावेश होता है। अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व संपन्न तथा अखंडता की रक्षा करना, अर्थात संरक्षण सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है। बोलते सभी राष्ट्रों का हित क्या है? क्या है हित? कि हमारा देश का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कि अपने देश की जो स्वतंत्रता है, वो बनी रहे। देश की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। अपने देश की अखंडता की रक्षा करना, जो एकता और अखंडता के जो पाठ हमारे देश में पढ़ाए गए हैं, जो लोग एकत्रित रहते हैं, उसकी रक्षा करना। किसी भी प्रकार से उसमें कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, लोग आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये सर्वोच्च, ये उच्च स्थान पर आता है। आर्थिक विकास भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है, और जो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे राष्ट्र के लिए है,
वो है आर्थिक विकास, मतलब पैसे से रिलेटेड। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे तो समझ लो हम ओवरऑल मतलब कि अपने मजबूती के लिए पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा सबसे जरूरत है। तो क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत करना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना कठिन होता है। बोलते जो देश आर्थिक रूप से कमजोर होता है, मतलब पैसों की कमी होती है, उस देश को रक्षा तो करता ही है अपने देश की, लेकिन थोड़ी कठिनाई आती है। तो इसीलिए देश को आर्थिक रूप से सबसे मजबूत होना है। इसलिए सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित माना जाता है। जो हमने ध्यान दिया विदेश नीति करते समय कि हमारे देश की सुरक्षता, अखंडता, एकता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इनसे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा, मतलब आर्थिक विकास। जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से विकसित होंगे, बाकी सारी चीज़ें हम ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित संबंध और विदेश नीति। रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित हैं, अतः उनका संवर्धन हो, इस दृष्टि से विदेश नीति बनाई जाती है। बोलते हैं कि विदेश नीति क्यों बनाई जाती है कि अपना राष्ट्र आगे बढ़े, आर्थिक रूप से मजबूत हो, सुरक्षा जो उसकी सुरक्षा है बनी रहे, इन सबको ध्यान में देके विदेश नीति तय की जाती है। दूसरे दूसरे देशों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। इसलिए राष्ट्रीय हित संबंध उद्देश्य माने जाते हैं, तो विदेश नीति उन्हें प्राप्त करने का साधन मानी जाती है। तो बोलते हैं इसलिए राष्ट्रीय हित वो उद्देश्य है, तो विदेश नीति क्या है, उसके उस वो जो हमें जरूरत है सुरक्षा के लिए, विदेश नीति वो साधन मानी जाती है जहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। साधन मतलब हमें हेल्प मिल जाता है अपने देश के लिए, और क्या सुरक्षा चाहिए हमें, दूसरे देशों से हेल्प मिल जाता है। तो विदेश नीति वो साधन समझा जाता है कि जिसके माध्यम से हमें अपनी सुरक्षा के बहुत सारे साधन मिल सकते हैं। परिस्थिति और समय के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। क्या बोलते हैं कि टाइम के अनुसार कभी परिस्थिति अच्छी होती है, कभी जब परिस्थिति खराब हो जाती है तो हमने जो डिसाइड कर लिया है कि हमें ये करना है, तो ऐसा नहीं कि हमारी परिस्थिति खराब हुई तो हम वहां जा सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, बीच-बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमें जो अपने डिसीजन है वो चेंज करने पड़ते हैं। तो वही बोलते हैं कि परिस्थिति के अनुसार जो राष्ट्रीय उद्देश्य जो है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उसी के अनुसार राष्ट्रीय हित संबंधों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का प्रतिबिंब विदेशी नीति में दिखाई देता है, इसीलिए विदेश नीति प्रवाही होती है। क्या बोलते हैं कि टाइम के अनुसार, जैसा टाइम है, जैसी परिस्थिति है, जैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से हमारे उद्देश्य जो विदेश नीति है वो बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि विदेश नीति बोलते हैं कि ना स्टेबल है, जो डिसाइड कर दिया वही है, नहीं, वो प्रवाहमान है, वो चेंज होती रहती है। परिस्थिति और कालानुसार विदेश नीति में परिवर्तन होता है। बोलते हैं परिस्थिति और टाइम के हिसाब से विदेश जो हमारी जो विदेश नीति बनाई गई है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। फिर भी कुछ देशों की विदेश नीति कुछ शाश्वत मूल्यों पर आधारित है, लेकिन बोलते फिर भी कुछ देशों की जो विदेश नीति है वो उनका एक मूल्य बना दिया गया है कि ये उन्हीं मूल्यों पे डिपेंड है। जैसे भारत की विदेश नीति में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति। भारत का मानना है कि किसी भी देश के साथ संबंध बनाने में अंतरराष्ट्रीय शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार, मानवों को जो अधिकार दिया गया है वो खतरे में नहीं जाना चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षितता इन मूल्यों पर आधारित है। तीसरा सुरक्षितता, सुरक्षा, हमारे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में नहीं आनी चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए विदेश नीति में कौन से प्रावधान होने चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो क्वेश्चन है। अब है विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक। विदेश नीति, जब हम दूसरे देश के साथ जो संबंध बनाते हैं, दोस्ती का मित्रतापूर्ण संबंध जो रखते हैं, अब ऐसे कौन से घटक हैं जो इसे इस विदेश नीति को निश्चित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किस राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाए, यह विदेश नीति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्या बोलते हैं कि हम जब दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध जब बनाने जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ, तो कौन से देश के साथ किस प्रकार के संबंध रखने, ये विदेश नीति के आधार पर तय किया जाता है। परंतु विदेश नीति निर्धारण के समय अनेक घटकों का उस पर परिणाम होता है। अगर हम किसी देश के साथ संबंध बनाने जाते हैं तो बहुत सारी घटक हैं जिनका उस विदेश नीति पे परिणाम दिखाई देता है। जैसे
देश का भौगोलिक स्थान, मतलब जैसे हम जिस देश में रह रहे हैं, वो उसकी सीमा कौन-सी है, आस-पास जहाँ की जनसंख्या कैसी है, उस देश की भूमि कैसी है। फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर आपका घरेलू लूँ तो आप किसी के साथ अगर मित्रतापूर्ण संबंध बनाने जाते हैं तो क्या देखते हो ना कि सब कुछ उसका ओवरऑल अच्छा है तब इससे हम मित्रता करेंगे, ताकि हमारा विकास हो, ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान है। और ऐसे फॉर उसी तरह से जब एक देश दूसरे देश के साथ दोस्ती, मित्रतापूर्ण संबंध बनाने जाता है, तो वो सब कुछ देखता है। कि जिससे हमारे देश का विकास हो सके, ऐसा ना कि हमारा नुकसान हो। तो फर्स्ट है जैसे देश का भौगोलिक स्थान। अ, अपने पृथ्वी का भूगोलक अर्थात ग्लोब देखा होगा अथवा विश्व का राजनैतिक मानचित्र देखा होगा। क्या बोलते हैं आपने पृथ्वी का मानचित्र देखा होगा या फिर मानचित्र आपने राजनैतिक मानचित्र देखा होगा। इसके आधार पर किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान आपको दिखाई देता है। बोलते हैं हर राष्ट्र का जो भौगोलिक स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं हर देश का वो अलग-अलग होता है। कुछ देश अन्य देशों से बहुत दूर है तो कुछ राष्ट्रों के आसपास कई पड़ोसी देश राष्ट्र हैं। क्या बोलते हैं कुछ देश है जो बहुत दूरी पे है। दो देशों के बीच में बहुत दूरियां हैं, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो उनके पड़ोसी राष्ट्र हैं, मतलब उनके सीमा से लग के राष्ट्र हैं। कुछ राष्ट्रों को समुद्री तट प्राप्त है। बोलते कोई कोई देश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। कुछ राष्ट्रों के पास भरपूर खनिज साधन संपत्ति है और कुछ देशों के पास क्या है जो संसाधन है जो खनिज जो खनिज संपत्ति है उनके पास भरपूर है। संक्षेप में विदेश नीति निर्धारण करते समय देश का आकार, जनसंख्या, भूमि की गुणवत्ता, देश का समुद्री किनारा, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, इन सभी बातों का विचार करना पड़ता है। क्या बोलते हैं जब हम विदेश नीति तय करते हैं, तो सामने वाले देश का हम सब देखते हैं कि उसका आकार कैसा है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, वहाँ से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं, हेल्प मिलेगा कि नहीं, देश का समुद्री किनारा कैसा है। इन सब बातों का हम विचार करते हैं, उसके बाद ही हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ये था देश मतलब विदेश नीति तय करते समय उस देश के भौगोलिक स्थान के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राजनैतिक व्यवस्था। मतलब वहाँ का राजनीतिक जैसे पॉलिटिशियन है वो व्यवस्थाएं कैसी है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्या बोलते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है विदेश नीति तय करते समय। विदेश नीति संबंधी विषय पर संसद में चर्चा होती है। बोलते हैं कि ये जो विदेश नीति तय होती है वो जो नेता राजनेता है सब संसद में बैठ के इसके बारे में चर्चा करते हैं ना, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही है राजनीतिक व्यवस्था। तो संसद में बैठ के किस तरह की विदेश नीति चाहिए उसके बारे में वहां सभी लोग बैठ के आपस में चर्चा करते हैं। उसके बाद ही अ, उसमें भी पक्ष विपक्ष के प्रश्न रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके अपोज में होते हैं, बहुत सारे लोग सपोज में होते हैं। बहुत बड़ी चर्चाएं होती हैं तब जाके ये डिसाइड होता है। विपक्ष प्रश्न पूछकर विदेश नीति पर नियंत्रण रख सकता है। संघ राज्य व्यवस्था वाले देशों को विदेश नीति निर्धारण करते समय घटक राज्य का भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों का घटक राज्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे श्रीलंका की गतिविधियों का तमिलनाडु पर। बोलते हैं कि जो भी लोग पड़ोसी राज्य हैं, एक देश के बाजू में जो दूसरा राष्ट्र है जो, तो उनको बहुत उसका बहुत असर पड़ता है। जैसे श्रीलंका अगर कुछ कर रहा है तो उसका असर तमिलनाडु पर पड़ता है और बांग्लादेश की गतिविधियों का असर बांग्लादेश में अगर कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, उसका असर पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देता है। अब है अर्थव्यवस्था। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, आर्थिक विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, तभी जाके हम पूर्ण रूप से मजबूत होंगे। आधुनिक समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का विदेश नीति निर्धारित करने में बहुत महत्व प्राप्त होता है। बोलते हैं आज के टाइम में आर्थिक स्थिति को भी ध्यान, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा उसी के साथ हम विदेश नीति निर्धारित करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आर्थिक स्थिति को दिया गया है, आर्थिक विकास को दिया है।
सभी राष्ट्रों में आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। बोलते हैं एक देश नहीं, भारत की ही बात नहीं, जितने भी राष्ट्र हैं, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, सब देश ट्राई करता है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत बने। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है हर देश के लिए कि आर्थिक रूप से हमारा विकास हो, आर्थिक रूप से हम सबसे बड़े और शक्तिशाली बन जाए। इस कारण अर्थव्यवस्था का विदेश नीति पर 2 प्रकार से परिणाम होता है। क्या बोलते हैं? इसी कारण अर्थव्यवस्था का विदेश नीति पर 2 प्रकार से इसका परिणाम होता है। जैसे पहला, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु अन्य राष्ट्रों से प्रस्तावित किए जाने वाले आर्थिक संबंध, आयात, निर्यात, वैश्विक व्यापार में सहभाग आदि बातें विदेश नीति तय करती है। क्या बोलते हैं? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? मतलब हमारे जो आयात निर्यात होते हैं, हमारे सामान दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के सामान जब हमारे देश में आके बेचे जाते हैं, तो उससे क्या हमें आर्थिक रूप से सहायता मिलती है। उनकी जो करेंसी है अपने देश को हमें मिलती है। तो ये जो वैश्विक व्यापार होता है, पूरे विश्व में जो व्यापार किए जा रहे हैं, एक देश से आयात-निर्यात के जो साधन हैं, इससे क्या होता है हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। तो ये आयात-निर्यात कैसा होना चाहिए, व्यापारिक वैश्विक व्यापार कैसा होगा, ये सब विदेश नीति में तय किया जाता है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र को उतने ही सामर्थ्यवान राष्ट्र की मान्यता मिलती है। क्या बोलते हैं कि वर्तमान आज के टाइम में हम राष्ट्रीय सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, और हम आर्थिक रूप से जितने मजबूत होंगे, हमारी आर्थिक सुरक्षा जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र को उतना सामर्थ्यवान माना जाएगा, उतना बलशाली और उतना शक्तिशाली माना जाएगा, और राष्ट्र को ऐसी मान्यता मिल जाएगी कि ये राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश कम परावलंबी होते हैं तथा वे स्वतंत्रता पूर्वक विदेश नीति का निर्धारण कर सकते हैं। बोलते हैं जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, पहले से उनका विकास हुआ है, तो वो देश पे डिपेंड, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर डिपेंड है, हर राष्ट्र डिपेंड है, लेकिन जो सबसे ऑलरेडी पैसों से बहुत मजबूत है, ऑलरेडी वो शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे देश पे डिपेंड है, लेकिन थोड़ा कम परावलंबी होते हैं। डिपेंड तो होते ही हैं, डिपेंड उनको होना ही है, लेकिन थोड़ा कम होते हैं, तथा वो स्वतंत्रता पूर्वक विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, और वो जो भी वो नीति बनाते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक होती है। राजनीतिक नेतृत्व, विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री का सहयोग होता है। अब हम ये देखें, अभी तक तो हमने पढ़ा कि विदेश नीति किस तरह से तय की जानी चाहिए, क्या-क्या उसमें घटक होने चाहिए। अब हमको ये देखना है कि सबके मन में उठा रहेगा ये विदेश नीति तय कौन करता है? हम और आप तो करते नहीं हैं, क्योंकि ना तो हम राष्ट्रपति हैं, ना हम प्रधानमंत्री हैं। अब विदेश नीति जो निर्धारित की जाती है, ये कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री सभी एक जगह बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, और कौन सा अपने देश के लिए बेस्ट होगा, वो करने का प्रयास करते हैं। विदेश नीति की निरंतरता बनाए रखकर उसे सुधारने का प्रयत्न इन पदों के व्यक्ति करते हैं। जो विदेश नीति वो तय करते हैं, वो ऐसा नहीं कि आज बनाया और कल खत्म। वो सोचते हैं कि ये निरंतर बना रहे, निरंतर चलता रहे, मतलब लाइफ लॉन्ग रहे, ये सोच के जो ये पद पे बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब सोच के आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया था। जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, गुट निरपेक्षतावाद का मतलब होता है हम किसी के साइड से नहीं है। जब ये शीत युद्ध हुआ था, मैंने बताया था ना, सोवियत यूनियन के साथ में, अगर आपको याद होगा, तो उसमें कुछ देश अमेरिका के साथ थे, कुछ सोवियत यूनियन के साथ में थे, लेकिन भारत क्या था? वो किसी के साथ नहीं था, उसने किसी का साथ नहीं दिया, वो एक अलग से बनाया था, तो उसे बोलते हैं गुट निरपेक्षतावाद। इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है ना, उसे दूसरे देशों का भी सहयोग मिल जाता है, क्योंकि हम किसी के साइड नहीं है ना, हम जो दो देशों में लड़ाई हो रही ना, पहले वाले के साथ है ना दूसरे वाले के साथ है, हम अपना अलग से एक
गुट बना लेते हैं तो उसमें हमें दोनों देशों का सहयोग मिल जाता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो भारत हमारा गुट निरपेक्षता वाद नीति को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन संबंध सुधारने में बड़ा योगदान दिया है। अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, भारत और चीन का कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है। अभी अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो 1962 से लेकर 2001 तक की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो भारत चीन और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है कि उसको कश्मीर चाहिए, ये सब लेके इनके बीच में मनमुटाव होता रहता है। और चीन का क्या, वो जो भारत और चीन की जो सीमा है, चीन का मानना है कि वो हमारे अंडर में ही आता है, वो उस सीमा को लेके लड़ाई करता है भारत के साथ। मतलब लड़ाई नहीं करता है, शीत युद्ध उनका चलते रहता है। जैसा कि शीत युद्ध मतलब मनमुटाव, लड़ाई नहीं होता है, मनमुटाव, मतलब ऐसा परिस्थिति निर्माण होती है। तो उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब विदेश नीति तय हो रही थी, तो भारत और चीन के बीच का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए, दोनों के बीच में जो संबंध हो वो अच्छे रहे, इसलिए उन्होंने बहुत ट्राई किया था ये संबंध सुधारने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। जाके वहां पे बार-बार उन्होंने बात किया था, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चीन और पाकिस्तान के साथ चल ही रही है। लेकिन दोस्ती करने के लिए हमेशा से ही भारत प्रयत्नशील रहा है कि जो भी विवाद है उसे खत्म कर दिया जाए। ये बात अलग है कि अभी तक विवाद खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट है प्रशासनिक घटक। विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेशों में स्थित दूतावास, राजनीतिक अधिकारी आदि प्रशासनिक घटकों का समावेश होता है। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि विदेश नीति को करनी है, कैसी करनी है, इसके बारे में हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब तो शामिल होते ही हैं। अब जिस देशों के साथ हम संबंध कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं विदेश में, राष्ट्र में, दूसरे देशों के साथ, तो वहां पे ये सारे घटकों का उसमें समावेश होता है, जैसे विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेश में जो दूतावास रह रहे हैं और वहां के जो अधिकारी है। यद्यपि विदेश नीति संबंधी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल लेता है, फिर भी निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सहायता करती है। बोलते देखो, हम जैसा कि अभी इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो विदेश नीति जो तय करता है, फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरे मंत्रिमंडल का ही होता है, लेकिन जो प्रशासनिक है वो व्यवस्थाओं से उन्हें सहायता प्राप्त होती है। विदेश नीति के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, उस पर आधारित योग्य सलाह देना आदि काम प्रशासनिक अधिकारी करता है। अब क्या बोलते हैं, विदेश नीति की जो इम्पोर्टेंस, जो जानकारी एकत्रित करनी होती है, जो विश्लेषण करना होता है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, और उसके विश्लेषण करने के बाद जो उसमें त्रुटियां होती हैं, उससे लेके एडवाइस देना, सलाह देना, ये सारा काम प्रशासनिक अधिकारी का होता है। क्योंकि विचार विमर्श जब होता है, विदेश नीति कैसी करनी है, तो हम सामने वाले से एक राय लेते हैं, सलाह लेते हैं, क्या ये सही है? तो जो ये किससे कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, पूरा वो सलाह देता है हमें किस प्रकार, मतलब एक सपोर्ट मिलता है, एक सहायता मिलती है कि कैसे हमें करना है। उसी के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो उसमें एक सलाहकार भी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमें अलर्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। बहुत सारे एडवाइस हमें मिलते रहते हैं। तो आज के लिए हमारा बच्चों इतना ही टॉपिक है। इसके आगे है भारत की विदेश नीति, वो एक बार मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके आगे का जो है ये वाला नहीं पढ़ाया था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अगर वो रिवीजन के तौर पे आया भी। अभी तक अगर किसी को कुछ नहीं समझा है तो वो पूछ सकता है, ठीक है? 1 मिनट मैं चेक करती हूँ। हैंड रेज करो और जिसको नहीं समझा है वो पूछ सकता है। हेलो मैम। स्नेहा कोरी ना, स्नेहा नाम है ना? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर मैम, हमारा क्वेश्चन यह है, जैसे कि इतिहास के संबंध में आपने जो सारी बातें बताएं
वो तो सही प्रकार से सब कुछ नीति के विदेश प्रकार से नीति चल रहा है, लेकिन वर्तमान काल में देखा जाए तो लेकिन सबका विचार एक नहीं होता है। हाँ ऐसा बच्चे अच्छा ठीक है, आप क्वेश्चन कर लो ठीक है, हाँ आगे बोलो। इसमें ऐसा हम्म सबका वर्तमान काल में देखा जाए तो सबका विचार ऐसा नहीं होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में एक लड़की आईएएस बनी थी, जो कि जातिहीन की थी। जातिहीन मतलब उसका जाति जो था वो था मतलब हीन था। तो वो लड़की मतलब बनी थी आईएएस। तो महाराष्ट्र के लोग जो थे उसके 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 प्रति वो मतलब झगड़ा या कुछ उसके प्रति वो कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे एक एक नागरिक को सोचना चाहिए कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एकत्रित होके, चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे शिक्षक मंत्री हो या चाहे जो भी मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हो और चाहे स्टूडेंट भी हो, टीचर्स भी हो, कोई भी नागरिक हो, हमें एकत्रित रूप से हमें एक जैसे 5 है हमारी उंगलियां, 5 मुट्ठी रहती है। अगर हम ये 5 उंगलियां मुट्ठी बांध लें, हमारा देश आगे क्यों नहीं होगा? हमारा देश आगे होगा। हमारा देश इसलिए आगे नहीं होता है क्योंकि अगर कोई भी बच्चा आगे हो जाए, जैसे गौतम बुद्ध जो वाले मुझे बच्चे समझा होते बेटा, मुझे समझा, आप उठा रही हो ना बेटा, वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि ठीक है वैसा करना चाहिए, हर उसमें भी भारत प्रयत्न कर रहा है। तो बेटा हम अपने चैप्टर पे आ जाते बच्चे, ठीक है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, बहुत सारे बच्चे भी है ना जिनको आंसर देने हैं मुझे। तो आपका भी क्वेश्चन बराबर है बेटा, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। नहीं बेटा, आपका नो। क्वेश्चन बराबर है, मैं समझ सकती हूँ, आप जातिवाद को लेके क्वेश्चन कर रहे हो। भारत देश में जातिवाद है, आप इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे जाएगा जरूर, लेकिन एक दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। स्नेहा कोरी, आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट और किसी को क्वेश्चन करना है जिसको नहीं समझा विदेश नीति के बारे में? लग रहा है सबको समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करना है तो सिंपल से क्वेश्चन है जो मैं ही कर लेती हूँ, जिसको आएगा वो हैंड रेस करना। अगर आप लोगों को विदेश नीति के बारे में समझ में आया तो विदेश नीति क्या है मुझे यही बता दो। प्रॉपर किताब की लाइन नहीं बोलनी है, आपको जैसा समझा आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर लिखने को नहीं दी हूँ, बस मुझे समझना है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। जिसको समझ में आया है वो हैंड रेस करो। विदेश नीति क्या है? मेरी आवाज अगर सब तक जा रही है तो मुझे ये बताओ, विदेश नीति क्या है? किसी ने नहीं बोलना है? ट्राई तो करो। स्नेहा, यस मैम। हाँ बोलो। मैम अगर थोड़ा मिस्टेक होगा तो भी चलेगा ना? चलेगा, अरे मिस्टेक होगा तो राइट करने के लिए तो हम लोग हैं, नहीं तो जब आप ही पूरा राइट करोगे तो हमारी जरूरत क्या है? बोलो। यस मैम, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। मैम जो विदेश नीति है हमारे हमारे समक्ष ये है कि एक विदेश से दूसरे विदेश से बनाना मतलब कि जैसे कि मित्रतापूर्ण संबंध बनाना, और वो जो संबंध हो अपने राष्ट्र हित से रिलेटेड हो। राष्ट्रीय हित से रिलेटेड हो, और संबंध जो हो एक करीब होना चाहिए, एक देश से दूसरे देश से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत और अमेरिका। अब देखो प्रधानमंत्री जी ने मतलब उनसे संबंध बनाया है कि हमारा देश कैसे हाँ बेटा, हाँ ओके, हाँ वो अब बनाया आप है। अच्छे से समझ गए, आई नो, ठीक है, लेकिन हम जब एग्जाम में लिखेंगे ना तो हम करंट अफेयर नहीं लिखेंगे, हम जो अभी जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना 1961 से लेके 2001 के बीच का पढ़ रहे हैं, तो हमको वो किताब की लाइन लिखनी होती है। मुझे जस्ट चेक करना था, आपको अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट। हमें हाँ हमें अच्छे से पूरा समझ में आ गया है। कोई भी गुड, क्वेश्चन आप चाहे जो पूछ सकते हैं, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं।
ठीक है बेटा, वेरी गुड। एक स्टूडेंट मिला है मुझे डेरिंगबाज, गुड। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगी। मैं चाहूंगी कि स्नेहा के बाद भी बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। बाकी बच्चे पता नहीं सुन रहे हैं कि सो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। राष्ट्रहित किसे कहते हैं? राष्ट्रहित। मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, थोड़ा रुक जाओ, बाकी को भी चांस देते हैं। बाकी सो गए ना, उनको जगाना है। ओके मैम, उनका वेट करने के बाद हम आपको आंसर हाँ देंगे। हाँ चलेगा, डन। अभी कोई नहीं बोलेगा तो आप ही बोल रहे हो। बाकी बच्चे कुछ, मुझे उठाना पड़ेगा किसी एक बच्चों को। जब बाकी कोई हैंड रेज नहीं करेगा तो किसको बोलूं मैं? आहद। आहद, आहद बहुत क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नहीं आ रहे। कहाँ गया आहद? आहद। आशीष विश्वकर्मा। आशीष विश्वकर्मा। अयान खान। हेलो, आवाज जा रही है? हेलो। ठीक है बेटा, तुम ही बोल दो, बाकी बच्चे तो आ नहीं रहे। यस मैम। राष्ट्रहित किसे कहते हैं? मैम राष्ट्रहित शायद हमारे समझ में यही यही आया है कि राष्ट्रहित उसे कहते हैं जो राष्ट्र के हित के अंदर हो, राष्ट्रहित के बाहर ना जाने पाए। कोई भी परिस्थितियां हो, परिस्थिति के समय में हमें राष्ट्रहित क्या के करना अंतर्गत क्या चाहिए। क्या इंक्लूड होते हैं? जैसे आर्थिक विकास, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, विकास, सांस्कृतिक, यहाँ की सांस्कृतिक सुरक्षता, यहाँ की सुरक्षा सुरक्षा, कैसे यहाँ करना की चाहिए। एकता, यहाँ की अखंडता, ये सब राष्ट्रहित के अंतर्गत आते हैं। इन राष्ट्रीय, यस सबको मैम। ध्यान में रख के हम विदेश नीति तय करते विदेशी हैं। का और सबसे महत्वपूर्ण शांति होना चाहिए अपने देश में। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, शांति के यस मैम। तरीके से हम आगे बढ़े। वेरी गुड। बाकी बच्चों, आज किसी भी बच्चे का हैंड रेज नहीं है और किसी भी बच्चे का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। इसके पहले तो सारे बच्चे क्वेश्चन करते थे। मुझे लग रहा मैम है सब ज्वाइन होके सो गए हैं। हाँ बोलो बेटा। मैम थैंक यू सो मच, मुझे ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया और पेपर में भी मैं कर सकती हूँ। वेरी गुड बेटा, मुझे भी आपका क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे, इतना कॉन्फिडेंटली आप पूछ रहे हो। मतलब बाकी सारे बच्चे तो गायब ही हो गए। वेरी गुड, यस आपको मैम, समझा क्योंकि अच्छे ना से। क्योंकि जैसे कि हम टीवी वगैरह में भी देखते और समाचार हाँ भी ना, देखते, न्यूज उससे भी न्यूज हमें से हमें जानकारियाँ मिलती नॉलेज हैं। भी मिलता है। वेरी गुड, न्यूज देखना यस चाहिए। मैम, नॉलेज भी गुड। मिलता है। एक 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 मैम, क्वेश्चन, हाँ बोलो। मैम ये जो अपना है ये क्लासेस, हमें हाँ क्वेश्चन करना था ये, मतलब कि हम लोग का डेली का क्लासेस है ये। हाँ बेटा, डेली रहता है। आपको पता नहीं, सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 तक ये हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर होता है। तो सुबह 8 बजे यस आप बैठ मैम, जाया करो। क्योंकि ऐसे अंबेडकर स्कूल के जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता है। आप बोल दो ना उनको, सब ज्वाइन करेंगे। हाँ। बाकी एक कौन क्वेश्चन हैंड रेज किया था, लोअर कर लिया गया वो। ठीक है, यस मैम। चलेगा। कौन था? और भी कोई किसी बच्चे को क्वेश्चन करना है? सुनाई दे रहा है सबको? और भी कोई बच्चे को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन करने के बाद भी सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, सबको लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया। अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। इसके आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसी पे मैं ये स्टॉप करती हूँ। चलो बाय बाय। हाँ सर।